बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स के जो पास पेपर्स हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम 2015 और 2017 का जो कंप्लीट पेपर है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2011 का पेपर है वो डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले हम इसके फर्स्ट 60 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 61 से 70 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 61 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। लेट ए एक क्लोज इंटरवल हमारे पास दिया गया है 0 से 1, बी अ सबसेट ऑफ आर विद यूक्लिडियन मीट्रिक। हमारे पास एक आर यूक्लिडियन मीट्रिक है जिसका एक सबसेट दिया गया है क्लोज इंटरवल। देन इंटीरियर ऑफ ए इज डैश, हमने ए का इंटीरियर फाइंड करना है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए है क्लोज्ड और ओपन इंटरवल 0-1, ओपन से क्लोज इंटरवल 0-1 और क्लोज इंटरवल 0-1 और ओपन इंटरवल 0-1। यहाँ पे जो कि वो बात कर रहा है इंटीरियर की, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अ सेट, तो मीट्रिक स्पेस में हम इंटीरियर ऑफ अ सेट को इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज R, D हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है और A मैं ले लेता हूं इसका एक सबसेट। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट X है जो इस A से बिलोंग कर रहा है। ये A का इंटीरियर होगा कब? X इज इंटीरियर ऑफ A if there exists an open interval U such that X belongs to U and U is contained in A। तो देखिए इंटीरियर ऑफ अ सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है R, D और A कोई इसका सबसेट है और एक पॉइंट मैंने उठाया है A में से, वो इस A का इंटीरियर कब होगा? जब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ओपन इंटरवल U एग्जिस्ट कर जाए। अगर ये पॉइंट एक ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है और वो कंटेन कर रहा है A में, तो फिर हम ये कह सकते हैं X इज़ इंटीरियर ऑफ A। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये भी आप देख लें। एंड पॉइंट्स या जिनको आप बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं, आर नॉट इंटीरियर पॉइंट्स। किसी भी इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं वो इंटीरियर नहीं हो सकते। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज नो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट ऑन एंड पॉइंट्स which lies in A। अगर मैं इंटरवल A की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कहा है कि एंड पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स इसलिए इंटीरियर नहीं हो सकते क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता जो A में लाई करे। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह के जितने भी इंटरवल्स होंगे, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, इस तरह के जितने भी इंटरवल्स होंगे इनके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे? ओपन इंटरवल A, B। और इंटीरियर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीरियर्स ऑफ ए। तो इसके मुताबिक फिर हमारे पास जो क्लोज इंटरवल गिवन है
इसका ओपन इंटरवल क्या होगा, 0 से 1 ओपन। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी। तो एमसीक्यू नंबर 61 में हमारे पास एक क्लोज इंटरवल गिवन था एज अ सबसेट ऑफ आर विद यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस। तो हमने इसका इंटीरियर फाइंड करना था। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे इंटीरियर की डेफिनेशन बताई कि अगर हमारे पास आर कोमा डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है और ए इसका सबसेट है, तो कोई एलिमेंट अगर हम ए से उठाते हैं वो ए का इंटीरियर कब होगा, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए। यू यहाँ पे कोई ओपन इंटरवल है, अगर वो एलिमेंट इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है और वो ए में कंटेन कर रहा है, फिर उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि जो x है ये a का इंटीरियर है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं किसी भी इंटरवल के या जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो सकते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट्स होने के लिए ज़रूरी होता है कि ओपन इंटरवल बने। तो जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे ओपन इंटरवल कभी भी नहीं बनता जो ए में लाई करे। तो इस तरह के जितने भी इंटरवल्स होंगे इन तमाम इंटरवल्स का इंटीरियर क्या होगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो फिर इसके मुताबिक हमारे पास जो क्लोज इंटरवल गिवन है इसका जब हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 0 से 1 ओपन इंटरवल, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 61 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 62 की। ये सेम एमसीक्यू हम ऑलरेडी 2015 के पेपर में सॉल्व कर चुके हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज डैश, कि अगर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, हमने इसके नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की तादाद बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 5, 2, 3, 4। इसका मेथड ये था कि जितने ऑर्डर का ग्रुप गिवन है उसकी आप करें प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसके हम करेंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इसका मतलब है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 3। अब ये जो पावर है ना इसको आपने ले लेना है। इस पावर की अब हम करेंगे पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन। एक तो ये 3 खुद होगा, उसके बाद 1 + 1 + 1 और तीसरे नंबर पे क्या होगी जी 2 + 1। यही 3 पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है 3 की। जितनी इसकी पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन की तादाद होगी उतने ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 8 के। तो इसके मुताबिक फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू नंबर 62 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज डैश। अगर एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है, हमने उसकी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की तादाद बतानी थी। तो इसका मेथड ये था कि जितने ऑर्डर का ग्रुप दिया हुआ है उसकी आप करें प्राइम फैक्टराइजेशन, और जब हमने इसको फैक्टराइज करके लिखा 2 पावर 3, तो आपने सिर्फ पावर को उठाना है। पावर चूँकि 3 है, 3 की हमने करी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन, वो 3 ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर 8 का जो ग्रुप होगा उसके नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी, 3, जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 62 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 63 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सपोज A and C are real numbers where C is greater than 0 and f is defined on closed interval from -1 to 1 by f of x। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है x पावर a sin x पावर माइनस c where x not equal to 0 and when x equal to 0 फंक्शन हमारे पास है 0। f डैश इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये सेम क्वेश्चन हम रियल एनालिसिस में सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ पे हमने इसके डिफरेंट केस बना के इसको सॉल्व किया हुआ है कि इसका जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो किस कंडीशन पे बाउंडेड है। यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे इसको कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। हमारे पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है। ये जो फंक्शन गिवन है ना, इसका हम यहाँ पे फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। देखें फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, ये जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2 फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x पावर माइनस सी, और आगे जब हम लिखेंगे एंगल का डेरिवेटिव तो एंगल यहाँ पे है x पावर माइनस सी, इस पे लगेगा पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में एक माइनस और आगे पावर के बगैर डेरिवेटिव वो 1 होता है, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ साइन x पावर माइनस सी, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस पर भी पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में एक माइनस और आगे पावर के बगैर डेरिवेटिव वो 1 होता है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है जी माइनस सी कोस
एक्स पावर माइनस सी, इन दोनों एक्स की पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगी जी ए माइनस सी माइनस वन प्लस ये है जी ए एक्स पावर सी माइनस वन वेयर साइन एक्स पावर माइनस सी, ये हमारे पास आ गया है इसका डेरिवेटिव। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इसकी बाउंडेडनेस की, तो ये फंक्शन बाउंडेड कब होगा, जब ये जो पावर्स हैं इन दोनों को हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी और इसको भी। अब यहाँ पे देखें ए, ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे 1 प्लस सी, और सिमिलरली 1 भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ये देखें हमारे पास जो बाउंडेड की कंडीशन आई है a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस सी, ये किस ऑप्शन को मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एमसीक्यू नंबर 63 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर a और c दो रियल नंबर्स हैं, c यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, और एक फंक्शन डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे, फंक्शन क्या है a पावर x साइन x पावर माइनस सी व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। हमने इसके डेरिवेटिव की बाउंडेड की कंडीशन बतानी थी, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है। वैसे हम ये क्वेश्चन जो रियल एनालिसिस में सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ भी हम इसकी डिफरेंट कंडीशंस को पुट करते थे, डिफरेंट केस बना के। पहले हम a को 1 पुट करते हैं, c को 0 पुट करते हैं, फिर a को 2, c को 1, इस तरह से हम इसकी 7-8 कंडीशंस लगा के इसको चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसके डेरिवेटिव की बाउंडेड को चेक करने के लिए एक ट्रिक यूज़ किया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो पावर्स हैं, ये फंक्शन कब बाउंडेड होगा, जब ये दोनों पावर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं f डैश इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ये दोनों कंडीशंस। तो कंडीशन के मुताबिक देखें a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस सी आया है और c ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया है, तो ये जो कंडीशन है ये इसके कौन से ऑप्शन को मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 63 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 64 की। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, लेट M23 बी आ वेक्टर स्पेस ऑफ R 2x3 मैट्रिसेस ओवर R। ये हमारे पास M23 एक वेक्टर स्पेस है जिसमें वो तमाम मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं जिनका ऑर्डर है 2x3, और ओवर R का मतलब है उनकी एंट्रीज R में से हैं। देन डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ M23, R4 इज डैश। अब इससे मिलता जुलता एमसीक्यू हम ऑलरेडी इसी पेपर के सोल्यूशन में सॉल्व कर चुके हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं 12, 6, 8 और 24। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, जिसमें हमारे पास 2x3 की मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं। डायमेंशन ऑफ M23, तो इसका मेथड क्या था, ये जो ऑर्डर है ना इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 3 = 6। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है R4, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ R4, इसकी डायमेंशन 4 होगी क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया फिर डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ M2,3 और R4। ये किस तरह से होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 4 विच इज़ इक्वल टू 24, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एमसीक्यू नंबर 64 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि एक वेक्टर स्पेस दी गई है M23 जिसमें वो तमाम मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है 2x3 ओवर R, और हमने डायमेंशन फाइंड करनी थी होमोमॉर्फिज्म ऑफ M23 R4। और इसके लिए हमने क्या किया कि पहले हमने डायमेंशन फाइंड की इस वेक्टर स्पेस की, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x3, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 6 बन गया, और R4 की डायमेंशन चूँकि 4 होती है, तो फिर डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ M23, R4 क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 × 4 24, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 64 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 65 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट x हमें एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C D E, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सबसेट्स ऑफ x इज़ अ टोपोलॉजी ऑन x। हमारे पास ऑप्शंस में 4 क्लासेस गिवन हैं, हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी क्लास इस x पे टोपोलॉजी बना रही है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, T1, T2, T3, T4, यहाँ पे हमारे पास क्लासेस गिवन हैं। तो टोपोलॉजी की जो 3 कंडीशंस हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई स्पेस हमारे पास T है, वो कब टोपोलॉजी होगी, जब इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशंस क्या है,
पहली कंडीशन है कि फाई और एक्स इस टी से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ members of T is again in T। और तीसरी कंडीशन है जी इसकी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ members of T is again in T। अगर T इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इसको टोपोलॉजी कहते हैं। कंडीशंस क्या हैं कि फाई और एक्स उससे बिलोंग करना चाहिए और उस T के किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जब आप यूनियन लें वो अगेन उसी टी से बिलोंग करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है जी कि अगर आप उसके कोई फाइनाइट मेंबर्स उठाएं, उनका इंटरसेक्शन लें, फिर भी वो कहाँ पे जाए, उसी टी से बिलोंग करे, तो फिर उस सूरत में हम टी को कहते हैं ये टोपोलॉजी है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन ए में जो T1 क्लास गिवन है, इस पे हम यही तीन कंडीशंस चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फाई और एक्स इससे बिलोंग करना चाहिए, तो फाई और एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज अगेन इन टी। इसी T1 में से आपने मेंबर्स उठाने हैं और उनका यूनियन इसी से बिलोंग करना चाहिए। अगर हम बात करें इन दोनों की, इन दोनों का यहाँ पे यूनियन क्या होगा, ए बी सी। अब ये जो हमारे पास आया है यूनियन, ये तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा। देखें ना, दूसरी कंडीशन यही है ना, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज अगेन इन टी। तो यहाँ से मैंने दो मेंबर उठाए हैं, इनका यूनियन आया है ए बी सी, जो कि इस T1 से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि T1 जो है ये टोपोलॉजी नहीं है। अब हम बात करते हैं T2 की। T2 में भी यही तीन कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है फाई और एक्स, ये दोनों इसमें है। उसके बाद यूनियन की कंडीशन देख लेते हैं। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा, ए बी सी और डी। अब ये देखें, ये इसमें मौजूद है, ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो अगेन ए बी सी डी ही आएगा। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन भी इस पे सेटिस्फाई हो गई है। अब ये जो तीसरी कंडीशन है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज अगेन इन टी। अब हम इसमें से कुछ मेंबर उठाएंगे, उनकी तादाद अब फाइनाइट होनी चाहिए, उनका इंटरसेक्शन भी इसी से बिलोंग करे। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए और बी। अब आप देखें, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि तीसरी कंडीशन जो कि टोपोलॉजी की यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए T2 भी टोपोलॉजी नहीं है। अब हम बात करते हैं T3 की। T3 में भी वही कंडीशंस एक्स और फाई है। अब हम बात कर लेते हैं यूनियंस की। इन दोनों का यूनियन लेंगे, ए बी आएगा, इसमें मौजूद है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए बी सी डी आएगा, वो भी इसमें पड़ा हुआ है। इन दोनों का यूनियन लेंगे, ए बी सी डी आएगा, वो भी इसमें है। मतलब यूनियन की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए आएगा, वो इसमें मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर ए आएगा, वो यहाँ पड़ा हुआ है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ए सी और डी, और वो भी इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से आप जब भी कोई फाइनाइट मेंबर उठाएंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी इसी से बिलोंग कर रहा है। तो चूंकि ये T3 टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए फिर हम ये कहेंगे T3 जो है ये एक टोपोलॉजी है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो डी है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करें, जो इसकी पहली कंडीशन है फाई और एक्स, वही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसमें एक्स नहीं है, तो इसलिए T4 टोपोलॉजी नहीं हो सकती। तो MCQ नंबर 65 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर X एक सेट है A B C D E, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सबसेट्स ऑफ X इज अ टोपोलॉजी ऑन X। हमारे पास कुछ क्लासेस गिवन थी, हमने ये बताना था कि इसमें से कौन सी क्लास टोपोलॉजी है। हमने यहाँ पे टोपोलॉजी की डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन क्या कहती है कि फाई और X ये T से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स
मेंबर्स ऑफ टी इज अगेन इन टी और इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज अगेन इन टी, के फाइनाइट मेंबर्स का जो इंटरसेक्शन है वो अगेन टी से बिलोंग करना चाहिए। इन्हीं तीनों कंडीशंस को हमने वन बाय वन इन चारों ऑप्शंस पे चेक किया है। ये जो तीसरी ऑप्शन है T3 जिसमें हमारे पास टोपोलॉजी गिवन है, इसमें अगर आप देखें तो तीनों कंडीशंस इस पे सेटिस्फाई हो रही हैं। फाई और एक्स भी इसमें है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी अगेन इसमें आ रहा है और सिमिलरली हमने इंटरसेक्शन को भी चेक कर लिया। तो फिर इसके मुताबिक सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। T3 जो क्लास है ये एक्स पे टोपोलॉजी बनाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 65 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 66 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट टी हमें एक टोपोलॉजी दी गई है, ऑन एक्स सेट है हमारे पास ABCDE एंड A उसका एक सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ABC बी द सबसेट ऑफ एक्स। द इंटीरियर ऑफ A इज़ डैश, हमने इस A का इंटीरियर फाइंड करना है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, A ऑप्शन है ABC, B ऑप्शन है AB, C ऑप्शन है A और D ऑप्शन है BC। अब आज के ही लेक्चर में हम इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A उसका कोई सबसेट है, कोई एलिमेंट X A का इंटीरियर कब होगा, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए या ओपन सेट मिल जाए जो एलिमेंट उससे बिलोंग करे और वो A में कंटेन करे। उस सूरत में फिर हम ये कह सकते हैं कि जो X है वो A का इंटीरियर है। अब यहाँ पे चूँकि हमने इस सेट के इंटीरियर फाइंड करने हैं तो ये मैं सेट लिख लेता हूँ। यहाँ पे सेट है मेरे पास A, B और C। अब इस सेट के वो वाले एलिमेंट्स इसके इंटीरियर में जाएंगे जिनके कोरस्पॉन्डिंग हमें इस टोपोलॉजी में से ओपन सेट्स मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है जो टी के मेंबर होते हैं ये ओपन सेट्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ टी आर ओपन सेट्स, और जब हम इनका कंप्लीमेंट लेंगे x के साथ तो उस सूरत में हमारे पास जो सेट मिलेंगे वो क्लोज होंगे। अब हम वन बाय वन यहाँ पे एलिमेंट्स उठाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ A की। तो A के लिए मुझे T में एक ओपन सेट मिल रहा है, ये जो कि A इससे बिलोंग कर रहा है और ये देखें ये A में कंटेन भी कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मिले, एक से ज़्यादा भी आपको ऐसे मिल सकते हैं। हमें तो सिर्फ कोई एक चाहिए ना, कोई एक हमें अगर ओपन सेट ऐसा मिल जाए जो कि एलिमेंट उसमें मौजूद हो और वो A में कंटेन करे, उस सूरत में फिर हम ये कहते हैं जी A इज़ इंटीरियर ऑफ दिस सेट। ठीक हो गया, इसका मतलब है A इसके इंटीरियर में आ गया। अब हम बात करते हैं B की। अब B के लिए हमें कौन सा ओपन सेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सेट, ये है जी A B और ये देखें ये A में कंटेन भी कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया चूँकि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया इंटीरियर की, तो जो B है ये भी A के इंटीरियर में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं C की। C के लिए हमें कौन सा ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जिसमें C है, एक ये सेट है एक ये सेट है, इन दोनों में C पड़ा हुआ है। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, A C और D। देखें C इस सेट से बिलोंग तो कर रहा है जो कि ओपन है, लेकिन ये A में कंटेन नहीं कर रहा। देख लें A में एलिमेंट्स हैं ABC और ये है ACD। इसका मतलब है C इज़ नॉट इंटीरियर ऑफ A। हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें तो कोई एक चाहिए ना। C इससे बिलोंग कर रहा है ABCD, लेकिन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये A में कंटेन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया C जो है वो A के इंटीरियर में नहीं आएगा। तो फिर A के इंटीरियर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इंटीरियर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स आएंगे A और B, तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर B विच इज़ A एंड B। तो MCQ नंबर 66 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि एक टोपोलॉजी दी हुई थी, इस X सेट पे डिफाइन थी जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C D E और एक हमें सबसेट दिया गया था A जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C। हमने इस A सेट का इंटीरियर फाइंड करना था। तो इंटीरियर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी इसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई की हैं इन्हीं तीनों एलिमेंट्स पे, और जो इंटीरियर की कंडीशन है वो सिर्फ ये दो एलिमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। इन्हीं दोनों के कोरस्पॉन्डिंग हमें टोपोलॉजी में से दो ओपन सेट मिल रहे हैं जो दोबारा A में कंटेन ही कर रहे हैं, और उसके
उसके बाद ये जो सी एलिमेंट है इसके लिए हमें टपोलॉजी में ओपन सेट तो मिल रहा है लेकिन वो ए में कंटेन नहीं कर रहा, इसलिए फिर हमने ये कहा है कि सी इज नॉट इंटीरियर ऑफ ए। तो ए के इंटीरियर में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, ए और बी, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 66 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। एफएससी लेवल का ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन इनटू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इज डैश। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, वेरी सिंपल। इसको मैं लेट कर लेता हूँ। ये जो अंदर ब्रैकेट में गिवन है y के इक्वल, ये है जी कोस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। अब ये जो कोस इनवर्स है ये इधर आके कोस बन जाएगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। अब कोस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ पे होती है? 30 पे, जिसको हम लिख सकते हैं π/6। अब चूँकि हमने इस सारे को y कहा था तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है π/6, और साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू नंबर 67 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी। हमारे पास गिवन था साइन इनटू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इस सारे को y के इक्वल ऐड किया, कोस इनवर्स इधर जाके कोस बन गया, और कोस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है 30 पे, मतलब π/6। तो फिर y की वैल्यू चूँकि π/6 आ गई है तो हमने क्या किया, साइन इंटू वाई लिखा। ये सारा y के इक्वल था ना, तो y की वैल्यू चूँकि आई है π/6, और साइन 30 क्या होता है 1/2, जो कि इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 67 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 68 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स z इज डैश, कि ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट फील्ड है जो z को अपने अंदर कंटेन करती है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, q ऑफ स्क्वायर रूट 2, q ऑफ स्क्वायर रूट 6 और q ऑफ स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए, सी और डी में जो फील्ड्स गिवन हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ q ऑफ स्क्वायर रूट 2 की, तो ये किस तरह से होता है जी, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 सच डैट ए बी बिलोंग्स टू q। अगर हम इसमें b की जगह पे 0 पुट कर दें तो फिर ये सारा q बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू q। इसी तरह से q ऑफ स्क्वायर रूट 6 भी और q ऑफ स्क्वायर रूट 3 भी, हम इसको आगे एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। ये जी a प्लस बी स्क्वायर रूट 6 सच डैट a कोमा b बिलोंग्स टू q। इसमें भी अगर आप b को 0 पुट कर दें तो ये सारी फील्ड भी किसके इक्वल हो जाएगी, q के। और सिमिलरली जो q ऑफ स्क्वायर रूट 3 है उधर भी सेम सिचुएशन है, a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 सच डैट ए बी बिलोंग्स टू q, एंड इफ वी पुट b इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी इक्वल टू q। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये सारी q को अपने अंदर कंटेन कर रही हैं, q से बड़ी हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं, सो q इज द स्मॉलेस्ट फील्ड। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 68 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स z इज डैश, कि ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट फील्ड है जो सेट ऑफ इंटीजर्स को अपने अंदर कंटेन कर रही है। ऑप्शंस में हमारे पास ए, सी और डी में जो फील्ड्स गिवन थी उनको हमने यहाँ पे देख लिया, q ऑफ स्क्वायर रूट 2, q ऑफ स्क्वायर रूट 6 और q ऑफ स्क्वायर रूट 3 में यहाँ पे जब हम इनको एक्सपैंड करके लिखते हैं, इनमें अगर b को हम 0 पुट कर दें तो तीनों जो फील्ड्स हैं वो q के इक्वल हो जाती हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये तीनों फील्ड्स q को अपने अंदर कंटेन कर रही हैं, और इससे फिर ये बात हमें पता चल जाती है कि जो q है वो इन तीनों से छोटी फील्ड है। q इज़ द स्मॉलेस्ट फील्ड, q ऑफ स्क्वायर रूट 2, q ऑफ स्क्वायर रूट 6 और q ऑफ स्क्वायर रूट 3 इन तीनों से छोटी फील्ड है। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ q। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 68 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 69 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट R बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट क्लोज्ड। तो फिर इसमें से कौन सा सेट क्लोज नहीं है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स,
क्लोज इंटरवल 0 से 1, और ये हमारे पास एक सेट है 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लोज सेट क्या होता है। क्लोज सेट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्लोज्ड सेट। तो क्लोज सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ सेट ए इज said to be closed if it contains all of its limit points। अगर कोई सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करे तो उसको हम कहते हैं ये सेट क्लोज्ड है। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी सेट का क्लोजर उसी के इक्वल ही आ जाए तो फिर भी हम ये कहते हैं ए इज क्लोज्ड। अब देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास वो ये क्या पूछ रहा है, हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेट क्लोज नहीं है। ये नहीं बताना कौन सा क्लोज है, ये बताना है कि कौन सा सेट क्लोज नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स का क्लोजर फाइंड करें तो वो इसके इक्वल ही होता है। ये अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। इट मीन्स जी इज क्लोज्ड। इसका मतलब है ए ऑप्शन तो इसका करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो वो सेट देखना है जो क्लोज नहीं है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो क्लोजर है वो तो इक्वल होता है आर के, ये क्यू के इक्वल तो नहीं होता। इट मीन्स क्यू इज नॉट क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो बी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये क्लोज नहीं है, इस पर टिक लगा लें। अब ये जो सी ऑप्शन है ये तो पहले क्लोज है, मतलब क्लोज इंटरवल क्लोज होता है, तो इसको तो हम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके बाद ये जो डी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है सेट, इसको हम अगर यहाँ पे लिखें 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, और अगर हम इसके लिमिट पॉइंट की बात करें, इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा। देखें ना, ये सेट एक्चुअली है 1/n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी जब लिमिट हम फाइंड करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू 0, तो 0 तो इस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका एक ही लिमिट पॉइंट आया है जो इस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, दिस सेट इज आल्सो नॉट क्लोज्ड। तो इसके मुताबिक फिर जो डी ऑप्शन में सेट है ये भी क्लोज नहीं है। ऑप्शन बी में जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है और ऑप्शन डी में ये जो सेट है ये दोनों ही क्लोज नहीं है। तो एमसीक्यू नंबर 69 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि लेट आर बी अ यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट क्लोज्ड। हमने इन चारों में से ये बताना था कि कौन सा सेट क्लोज नहीं है। सबसे पहले हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन देख ली कि कोई सेट ए क्लोज्ड कब होगा, जब वो अपने अंदर अपने तमाम इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन कर ले। तो फिर इसके मुताबिक किसी सेट का क्लोजर अगर उसी के इक्वल आ जाए तो फिर हम उस सेट को क्लोज कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो सेट ऑफ इंटीजर है उसका क्लोजर उसी के इक्वल है तो ये क्लोज है। इसका मतलब है ए ऑप्शन तो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमने जो सेट ऑफ रैशनल यहाँ पे दिया हुआ है इसको देखा, इसका क्लोजर तो आर के इक्वल होता है। इट मीन्स क्यू इज नॉट क्लोज। क्लोज कब होगा, जब इसका क्लोजर इसी के इक्वल आए। और इसके बाद ये जो सी ऑप्शन है ये तो वैसे ही क्लोज इंटरवल है तो ये तो क्लोज ही होना है। और डी ऑप्शन में हमने देखा है कि ये जो सेट है जब हमने इसका लिमिट पॉइंट देखा वो एक ही है 0, जो कि इस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा, इसलिए ये सेट भी क्लोज नहीं है। तो फिर इसके मुताबिक इसका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इन दोनों में जो सेट दिए गए हैं ये दोनों ही क्लोज नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 69 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं विच इज़ एमसीक्यू नंबर 70। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट आर बी द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस एंड जी बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। आर एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है और जी यहाँ पे है सेट ऑफ इंटीजर्स। देन क्लोजर ऑफ जी इज डैश। जी का क्लोजर क्या होगा, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, जी सेट ऑफ इंटीजर, क्यू, आर और एन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोजर को डिफाइन करते हैं। क्लोजर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है और ए इसका कोई सबसेट है। देन क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्लोजर ऑफ ए इज
स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। तो ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जो उसको अपने अंदर कंटेन करे ए को, उसको हम क्लोजर ऑफ ए का नाम देते हैं। दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स कंटेन्स ए। तो क्लोजर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर R, D एक मैट्रिक्स स्पेस है, A इसका कोई सबसेट है, तो क्लोजर ऑफ A क्या होगा? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग A। स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट जिसमें A कंटेन कर जाए। मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स कंटेन्स A। तमाम क्लोज सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन भी लेना तो उसमें भी A कंटेन कर जाए। इसलिए फिर हम ये कहते हैं ना कि कोई सेट का क्लोजर अगर उसी के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि इसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो इसी में कंटेन कर रहे हैं। तो ये हम प्रीवियस MCQ में भी देख चुके हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है क्लोजर ऑफ Z, ये इसी के इक्वल होता है। मतलब इसके तमाम इंटीरियर पॉइंट्स इसी में कंटेन करते हैं। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए। तो MCQ नंबर 70 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर R एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, हमने ये बताना था कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इसका क्लोजर क्या होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लोजर को डिफाइन कर लिया कि अगर R, D एक मैट्रिक्स स्पेस है, A इसका कोई सबसेट है, तो इसका क्लोजर क्या होगा? जिसमें स्मॉलेस्ट क्लोज सेट आएगा जो A को अपने अंदर कंटेन करेगा, या इन अदर वर्ड्स इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स विच कंटेन्स A। और इसीलिए फिर हम ये कहते हैं कि अगर कोई सेट क्लोजर उसी के इक्वल आ जाए, मतलब उसके तमाम इंटीरियर पॉइंट्स उसी में आए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि इसका क्लोजर उसी के इक्वल है। तो इसके मुताबिक जो Z है इसका क्लोजर भी इसी के इक्वल है। Z के तमाम जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो Z में कंटेन करते हैं, तो फिर Z का क्लोजर Z के इक्वल ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 70 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज के इस लेक्चर में हमने PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2011 का पेपर है, इसमें MCQ नंबर 61 से 70 तक डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।